फिल्में जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, आपने अभिनय किया है उसमें। मिमी, कागज, क्रिमिनल जस्टिस, गुंजन सक्सेना, स्त्री, लुका छिपी, न्यूटन, गैंग्स ऑफ वासेपुर और मिर्ज़ापुर जैसी जो वेब सीरीज और फिल्मों में आपने बेहतरीन अभिनय किया है जी। आप चेहरे से काफ़ी मासूम और शर्मीले स्वभाव के लगते हैं। हाँ, मैं हूँ। तो इंटीमेट सीन करने में समस्या भी आती है? बहुत समस्या आती है। नमस्कार, आउटलुक इनिशिएटिव के इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दिनेश आनंद। आप सभी जानते हैं कि आउटलुक ग्रुप पिछले कई सालों से अपनी कई पत्रिकाओं का सफलतापूर्वक प्रकाशन करता आ रहा है, जिनमें आउटलुक इंग्लिश, आउटलुक हिंदी जो ग्रुप की नेशनल न्यूज़ मैगजीन है, इसके अलावा आउटलुक बिजनेस, आउटलुक मनी, आउटलुक ट्रैवलर, आउटलुक स्प्लर्ज। और इन तमाम पत्रिकाओं को आप तमाम पाठकों का वर्षों से प्यार, सहयोग, समर्थन मिलता रहा है। इसके लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। आज के खास मुलाकात के इस खास एपिसोड के एक बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनका नाम है पंकज त्रिपाठी। पंकज जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, नमस्ते। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हमारा जो पटना में आउटलुक का कार्यक्रम हुआ विजनरीज ऑफ बिहार, जिसमें आप बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और बिहार के हर एक क्षेत्र के जो लोग उसमें शामिल हुए उनको आपने सम्मानित किया। हमारे इस कार्यक्रम को आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत बढ़िया सर। सामाजिक क्षेत्र में जी, बहुत सारे लोग रीजनल इलाकों में, जैसे सिवान की एक डॉक्टर थी, मुंगेर के, लखीसराय के, तो हम मीडिया में भी और फोकस में हम थोड़ा मेट्रोज़ को या राजधानियों को, पटना की खबरें, पटना की बातें तो हो जाती हैं, बट जो बहुत सुंदर और कमाल का सामाजिक कार्य कर रहे हैं अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में या ग्रामीण इलाकों में, तो उन तक वो लाइमलाइट नहीं पहुंच पाता है, कम बातें होती हैं। तो जिस तरीके से आप लोगों ने अलग अलग क्षेत्र के लोगों को चुन के सम्मानित किया, तो वो शायद कहीं ना कहीं उनके संग संग और भी आने वाली पीढ़ी में जो कुछ बेहतर सोसाइटी के लिए करना चाह रहे हैं उनको हौसला देगा कि एंड ऑफ द डे हम चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो रिकॉग्नाइज हो, लोगों तक पहुंचे, पता तो चले कि अच्छा। तो बहुत सुंदर प्रयास था, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ हो के। हालांकि मैं उम्र में छोटा था, मुझे बार बार ये अनुभूति हो रही थी कि चीफ गेस्ट ये सब लोग हैं, तो मैं तो बालक हूँ इनके सामने। जैसे रामजी सर को देख के मतलब मेरा तो हृदय गदगद हो गया, रामजी सिंह जी को। तो कितने बुजुर्ग डॉक्टर्स थे आदरणीय, जिनको मैं पहले से भी जानता हूँ, तो उनसे मिल के बहुत सुखद रहा। जी बिल्कुल। डॉक्टर आर एन सिंह जी की बात कर रहा हूँ। हमारे नाटक रंगमंच के दिनों में हमारी बहुत मदद किए थे। जब मैंने उनकी बात बताई तो बोले कि आई एम ग्लैड यू रिमेंबर इट। मैं बोला अरे सर, सब याद है मुझे। तो चूँकि हम ऐसी धरती से आते हैं ना कि कुछ भूल नहीं पाते हैं, कैसे भूलेंगे। अभी हमारे पीछे भी घर का बेरी है और गाय खड़ी है। हाँ। हम दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि आज पंकज त्रिपाठी जी के साथ जो हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, ये इनके गाँव में, इनके घर में ही कर रहे हैं। पंकज जी, कोरोना की दूसरी लहर जब से कंट्रोल हुई है, आप फिल्मों की शूटिंग में काफ़ी व्यस्त चल रहे हैं। अक्षय कुमार जी के साथ एक फिल्म में अभी आप काम कर रहे हैं, ओ माय गॉड जी। हम ये जानना चाहेंगे कि ये इसके बारे में, ओ माय गॉड के बारे में, इसके अलावा और कौन सी फिल्म है जिस पे इस समय आप काम कर रहे हैं? अभी तो ओ माय गॉड चल रही है, उसी के शूट से उज्जैन से, इंदौर से लौटा हूँ जी। तो वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज वाली फिल्म है, जो मनोरंजक तरीके से और बहुत इम्पोर्टेंट बात कहती है। और वो पर्सनली हम पूरे टीम मेंबर को बहुत पसंद है वो स्क्रिप्ट, अक्षय सर, मुझे, सबको। और सौभाग्य है कि मूल रूप से उसके डायरेक्टर हैं वो भी यहीं के हैं, छपरा के, दिघवारा के पास के, अमित राय जी। तो जब दूसरी मीटिंग में उन्होंने मुझे बताया तो मैं ऐसे ही उछल गया, थोड़ा अपना आसपास का कोई हो तो और बिल्कुल। तो वो भी यहीं के हैं, दिघवारा के, अमित जी। तो सुंदर फिल्म है वो। अमित को नेशनल अवार्ड भी मिला है वो उस फिल्म के लिए, रोड टू संगम के लिए। रोड टू संगम तो वो है। उसके बाद मैं एक बीबीसी का सीरीज़ है वो करने जाऊंगा, क्रिमिनल जस्टिस, जिसके 2 पार्ट बन चुके हैं, काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं। और उसका तीसरा हिस्सा हम अभी जाके करेंगे। उसके संग संग अभी फुकरे 3 करनी है, मिर्ज़ापुर 3 करनी है, और एक रिलायंस की अनअनाउंस्ड फिल्म है वो करनी है, यशराज की YRF की फिल्म है। और वो बेहद थोड़ी हंसी मजाक वाली फिल्म है, जैसे बंटी बबली 1 थी।
तो उसमें अच्छा है, मैं पुलिस के किरदार में हूँ और बड़ा मज़ा आया वो फिल्म करके। 25 दिसंबर का तय है उस फिल्म का, अपना 83 जो वर्ल्ड कप के 83 ऊपर बनी है, जी वो बेहद ख़ास। और हम, मुझे लगता है उस टीम मेंबर्स जितने लोग जुड़े हैं 83 से, सबके लिए ख़ास फिल्म है, क्योंकि हम सब ने बहुत पैशन के साथ उस फिल्म से जुड़े हैं और 83 को रिक्रिएट किया है। जी। रणवीर सिंह भी हैं। रणवीर जी उसमें हैं और 14 प्लेयर्स हैं। मैं मान सिंह के किरदार में हूँ जो टीम मैनेजर थे उस वक्त। जी। और ऑलमोस्ट हम लगभग लंदन और ब्रिटेन के जिस हिस्से में वो फिर एक्चुअल 83 हुआ था, बिल्कुल उसी हिस्से में, उन्हीं गलियों में, उन्हीं होटल्स में, वहीं उन्हीं ग्राउंड्स में। हाँ। तो वो अद्भुत एक्सपीरियंस होगा और लगता है कि हम सबके लिए बड़ी खास फिल्म होगी, पूरी टीम के लिए। पंकज जी, एक अहम सवाल कि कोरोना के बाद फिल्म इंडस्ट्री में कितना बदलाव आया है, आप इस बदलाव को किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म जो है वो अब काफ़ी सशक्त हो चुका है पहले से। थिएटर्स की हालत तो आप अभी देख ही रहे हैं, कोरोना को लेकर कई गाइडलाइंस हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस बीच पिछले 1.5 साल से विकल्प के नाम पे सिर्फ OTT ही था, क्योंकि थिएटर बंद थे। तो OTT की रीच बहुत बड़ी हुई है, घर घर तक पहुंची है, नए मेंबर्स जुड़े हैं हर प्लेटफॉर्म पे। मैं अमेज़ॉन प्राइम से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं सबसे जुड़ा हुआ। इनफैक्ट मैं एक ऐसा एक्टर हूँ जिसका अमेज़ॉन प्राइम पे भी, नेटफ्लिक्स पे भी, हॉटस्टार पे भी, ZEE5 पे भी जी। और ये कोविड काल में 7 फिल्में मेरी आई हैं, 2 सीरीज़ और 5 फिल्में, और सारी सक्सेसफुल अप्रिशिएटेड फिल्में हैं। मतलब क्रिटिकली भी एक्लेम्ड हुई, लोगों ने देखा भी, जनता ने, मासेज ने। वो मिमी हो गई, लूडो हो गई, उसके पहले कागज़ आई थी, गुंजन सक्सेना आई थी, मिर्ज़ापुर 2 आया था, क्रिमिनल जस्टिस 2 आया था इसी गैप में। तो OTT का हीरो मुझे बोल सकते हैं। OTT में मेरी रीच बिल्कुल बहुत बड़ी है। और चूँकि OTT की खासियत यह है कि एक दर्शक भी अगर बैठा है कहीं भी दुनिया के किसी हिस्से में, 200 कंट्री में आती हैं फिल्में यहाँ पे। ये सारे बड़े प्लेटफॉर्म 200-250 के आसपास, उससे ज़्यादा कंट्री में आते हैं। डब होके आती हैं, सबटाइटल्स के साथ आती हैं। जैसे मिर्ज़ापुर तेलुगु में भी आया, मिर्ज़ापुर बाकी इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ साथ बाकी यूरोपियन कई अलग अलग भाषाओं में भी आया। बिल्कुल। तो पहुंच बड़ी हुई है और OTT ने ऑडियंस को भी ग्रो किया है कि अच्छा कंटेंट ऑप्शन बहुत है। पसंद नहीं आया तो जितना आसान OTT पे जुड़ना है एक दर्शक के लिए, उतना ही आसान निकलना है। बिल्कुल। एक हाथ में बटन है, दबा दो तो चालू और फिर दबा दो तो एग्जिट। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए यहाँ कहानियाँ इंपॉर्टेंट हो गई हैं कि कहानी में वो ताकत होनी चाहिए जो बांध के रखे, कि और कहानी ही मूल है किसी भी सिनेमा सीरीज़ के लिए। बिल्कुल। अगर उसमें दम नहीं है तो हम गिमिक्स से होल्ड नहीं कर सकते। सही। तो यही अंतर है। पंकज जी, अभी ये हाल में KBC के सेट पर हमने आपको बच्चन साहब के साथ देखा। जी जी। और बच्चन साहब की एक्टिंग और उनकी पर्सनालिटी में आप ऐसा क्या देखते हैं जो बच्चन साहब को आम कलाकारों, आम एक्टर्स की भीड़ से अलग करता है? मैं सर से मिला अभी और हम लोग बात भी किए शो के पहले कुछ देर जी। और मुझे जो उन्होंने मेरे एक्सपीरियंस की बात मुझे कह रहे थे कि यार तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत कमाल है, इसीलिए इतना सहज दिखते हो अभिनय करते हुए। और मैं मन ही मन सोच रहा था कि ये सहजता या एक्सपीरियंस उनके पास भी है, उन्होंने 2 दुनिया देखी है। अब जैसे मैं जहाँ बैठा हूँ, यहाँ से निकल के जब मुंबई जाता हूँ सिनेमा की दुनिया में, तो मुझे बहुत लगता है कि यार ज़िंदगी का जो यात्रा में बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, यहाँ गाय गोबर से लेके और सिनेमा तक। तो आप ज़िंदगी में जितना अनुभव प्राप्त करते हैं वो आपके क्राफ्ट में, कला में दिखता ही है, वो चाहे पेंटर हो, पोएट हो, एक्टर हो, सिंगर हो। बिल्कुल। तो बच्चन साहब ने उस सहजता की बात की और मैं भी उनके अंदर, वो मुझे लगा कि यार इलाहाबाद से लेके, रेडियो की नौकरी से लेके उन्होंने एक लंबा लाइफ जर्नी देखी है और वो अपडेट करते रहते हैं स्वयं को। तो बड़ा सुखद था, बहुत मज़ा आया। हम लोग भोजपुरी में भी बात की है उस दिन, तो उसके क्लिपिंग्स कल मैं देख रहा था, किसी कुछ लोग सोशल मीडिया पे डाले थे, तो काफ़ी सुखद रहा उनसे मिलना। एक सवाल भी पूछा था कि आप यहाँ पहुँचेंगे, ऐसी उम्मीद थी आपको? हाँ बिल्कुल, मुझे तो बिल्कुल नहीं थी उम्मीद। मैं जिस घूर की बात कर रहा था कि घूर तो कभी यहाँ घूर लगता था, कभी कहीं और, तो सच पूछिए सर तो मुझे भी नहीं थी कि मैं जिस
मकसद को और जितना टारगेट करके मुंबई गया था कि सिनेमा में इतना कर लूँ, वो शायद 3-4 साल पहले कर लिया था। अब जो हो रहा है सब सरप्लस चल रहा है। तो बट ये एक चीज़ मुझे समझ में आया कि आप अगर फोकस्ड हो, आप ईमानदारी से क्राफ्ट पे लगे हो। मैं सर कोई गिमिक्स मार्केटिंग, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ऐसी हरकत करूँ जिससे मीडिया का अटेंशन मिले या लोगों का अटेंशन मिले। मैं बहुत लो प्रोफाइल रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं जाऊँ तो किसी को पता भी न चले। पर जैसे अब लोग बोलते हैं मैं फिल्मी पार्टियों में नहीं पाया जाता हूँ, मैं सिनेमा अवार्ड में नहीं दिखता हूँ। तो लोग बोलते हैं क्यों नहीं दिखते हो? मैं बोला पहले मैं दिखता चाहता था तो लोग बुलाते नहीं थे, और अब कैरियर बन गया तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगा कि बिना मार्केटिंग और बहुत सारा गिमिक्स किए भी आप अभिनेता बन सकते हैं। वो एग्जाम्पल मुझे खुद मैंने अपने प्रैक्टिस की देखा, अनुभव किया। तो यही है। पंकज जी, कुछ फिल्में जिनका मैं नाम ले रहा हूँ आपने अभिनय किया है उसमें, मिमी, कागज़, क्रिमिनल जस्टिस, गुंजन सक्सेना, स्त्री, लुका छिपी, न्यूटन, गैंग्स ऑफ वासेपुर और मिर्ज़ापुर जैसी जो वेब सीरीज़ और फिल्मों में आपने बेहतरीन अभिनय किया है। जी। आप चेहरे से काफ़ी मासूम और शर्मीले स्वभाव के लगते हैं। हाँ, मैं हूँ। तो इंटीमेट सीन करने में समस्या भी आती होगी? बहुत समस्या आती है। शुरुआत में तो ज़्यादा ही आती थी, क्योंकि अब हम जहाँ से निकले हैं, हमारे स्कूल है यहाँ धरमचंद प्रसाद उच्च विद्यालय, तो वहाँ पे तो हमको एडुकेशन था 6ठी क्लास से, पर टीचर पहले आते थे क्लास में। हम बच्चे पहले से लड़के मेल स्टूडेंट रहते थे, टीचर आए, उसके बाद 5 हमारी क्लासमेट आती थी उस क्लास में। वो क्लास ख़त्म हुई, पहले 5 वो हमारी लड़कियां निकल गई क्लास की, उसके बाद टीचर जाते थे। तो हम लोग, मुझे याद नहीं कि 6ठी से 10वीं क्लास तक मैं अपने क्लास के किसी लड़की से बात किया होऊंगा, पूछा होगा तुम्हारा नाम क्या है। तो इस माहौल से निकले, जब ड्रामा स्कूल गया तो मैं को थोड़ा सा पटना में भी थिएटर में भी थोड़ी सी उतना खुलापन है, उतने सहज नहीं है हम लोग अपनी फीमेल एक्ट्रेस को लेके, फीमेल एक्टर को लेके। तो ये ड्रामा स्कूल के दिनों में थी, बट ड्रामा स्कूल के 3 साल में काफ़ी कुछ हम उस कॉम्प्लेक्स से निकल गए, जो जेंडर कॉम्प्लेक्स होता है कि यार वो भी कोई एक्टर है हमारी तरह, और कोई इंटीमेट सीन है तो जब तक आप अवेयर हैं, आप और सिंसियर हैं, तो वो फिल्म जो हमारी को एक्टर है उन्हें भी तकलीफ नहीं होती है। और हम दोनों का पर्पस हमें मालूम है, लार्जर पर्पस है कि इस सीन को बिलीवेबल बना दें। और कई कहानियों में, अब हाँ, मैं इंटीमेट सीन अगर मुझे जीवन में कभी मिलते हैं तो मैं बहुत राइटर से पूछता हूँ कि ये क्यों, इसके बगैर क्या कहानी नहीं कही जा सकती है। ये इस किरदार के लिए, इस घटना के लिए ये सीन का होना, या अब्यूसिव लैंग्वेज को लेके भी मेरा है कि अगर उसके बिना काम नहीं हो रहा है, क्योंकि कई बार आपको यथार्थ दिखाने के लिए वो चीज़ें करनी पड़ती हैं कि वो किरदार तभी बिल्डअप होगा, उसकी दुनिया जब तक नहीं दिखाओगे। बट मैं अवेयर रहता हूँ कि यार ये सनसनी के लिए ना हो, इसके बिना कहानी का कहना मुश्किल था। चूँकि मैं एक्टर हूँ तो मैं पूरे कंटेंट को मैं कंट्रोल नहीं करता, मैं अपने पार्ट का तो कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैं अपने पार्ट में ध्यान देता हूँ। ये दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटेंगे और बॉलीवुड के जाने माने कलाकार पंकज त्रिपाठी जी के साथ एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने कलाकार श्री पंकज त्रिपाठी जी के साथ। पंकज जी, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हाजीपुर से आपने पढ़ाई की और कुछ वक्त तक आप पटना के होटल मौर्या में भी काम करते रहे। एक इंटरव्यू में आपने ये भी बताया था कि कुछ समय के लिए आपने जूतों का व्यवसाय किया था और उसमें 27,000 रुपये आपके नुकसान चले गए थे। तो आपका जो ये एक्सपीरियंस है, इसको हमारे कुछ दर्शक हैं जिनका ये अनुरोध है कि पंकज जी से ये सवाल ज़रूर पूछें, क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं आउटलुक के, वो आपके मुंह से ही ये आपका ये एक्सपीरियंस भी सुनना चाहिए। जी। हाँ, मैं तब IHM हाजीपुर तब पटना में पाटलिपुत्रा में था, उसका नाम FCI था, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, और 2 साल की ट्रेनिंग थी, 3 साल के नहीं, और +2 पे होता था वो। तो मैं उस समय, मुझे मेरे चाचा ने वो जब निकला था वहाँ एडमिशन का, तो मेरे चाचा थे काशीनाथ त्रिपाठी, अब नहीं रहे, तो वो बोले कि ये तुम घर दो और इससे तुमको कुक बन जाओगे यूरोप में। और कई अखबार में पढ़े थे कि यूरोप जापान में इंडियन कुक का बहुत डिमांड है। तो मुझे लगा अच्छा है, जापान चला जाऊंगा। तो मैं 96-7 में आई थिंक, या 5-6 में उसका एंट्रेंस टेस्ट दिया और सेलेक्ट हो गया। तो 2 साल की ट्रेनिंग की पाटलिपुत्रा FCI से, जो अब IHM हाजीपुर है, वही संस्थान है, नाम बदल गया और हाजीपुर आ गया।
उसके बाद मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए मौर्या में भेजा गया 3 महीने के लिए। तो चूँकि मेरी परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी, तो मुझे उन्होंने 3 महीने बाद बोला कि तुम यहीं पे टेम्प्रेरी काम करना चाहोगे, तो हमारे पास एक जॉब ऑफर था, तो मिल गया। मैं किचन में था, आपने एक्सेप्ट कर लिया? हाँ। तो जो किचन के शेफ थे, नासिर उस्ताद उनका नाम है, वो मिर्ज़ापुर के हैं और बेकरी के मास्टर हैं। उनसे मिला, उनके अंडर में 6 महीने काम किया था। केक बनाता था, केक का बेस बनाता था, ब्रेड बनाता था। तो ये तो हाँ, ये किस्सा है। उसके बाद उसी बीच में, उसके पहले जूतों का किया था, मुझे याद भी नहीं। 27,000 लगे और लगे ही रह गए, कुछ नहीं आया। तो मैं 3-4 दिन जूते, एक चप्पल की दुकान, मतलब वो जूते की दुकान पे बैठा भी था। हम गोपालगंज में भी खोले थे। पटना में पहले होलसेल किया, वो नहीं चला, फिर हमने सोचा रिटेल करते हैं गोपालगंज में। तो मुझे याद है, यात्री होटल एक है शहर में, उसके नीचे वो एक दुकान किराए पे लिया गया था और मैं 4-5 दिन वहाँ बैठा। और एक पार्टनर भी थे मेरे गाँव के, अच्छा, उधर उनका घर है। तो 4-5 दिनों में मुझे दिन भर मैं चप्पल की दुकान पे बैठा रहता था। मुझे लगता था, दोस्त तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें तो कुक बन के बाहर जाना चाहिए। नाटक में 1-2 कर चुका था गांव में, मेरे गांव में नाटक होता है। राघव शरण तिवारी डायरेक्टर थे और सुरेंद्र मास्टर, 2 लोग डायरेक्टर थे। तारकेश्वर थे, लिखते थे नाटक। तो मुझे लगा यार कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, तो मैं जो चप्पल का छोड़ दिया काम, दुकान छोड़ दिया कि मुझसे नहीं होगा। फिर होटल की नौकरी भी 2 साल करके लगा कि मैं भी इसके लिए भी नहीं बना हूँ। तो बहुत सारे काम किए और लगता था कि नहीं, ये वो काम नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ, जहाँ मुझे आनंद आए। बिल्कुल। तो फाइनली अभिनय, चूँकि 2 नाटक किए थे, उसमें मज़ा आता था। और कालिदास रंगालय में एक प्ले देखा और लगा कि यार ये काम सही है, इसमें बहुत मुझे आनंद आ रहा है, इसको मैं इस पर टिक सकता हूँ। बिल्कुल। तो लेकिन उसकी कालिदास रंगालय से भी आपका संबंध रहा? हाँ, कालिदास रंगालय में बहुत थिएटर किया हूँ। थिएटर एक्चुअल में सीरियस थिएटर पटना में किया हूँ मैं। एक साइकिल होती थी मेरे पास, और वो होटल की नौकरी और थिएटर साइमल्टेनियस चल रहा था। वहाँ नाइट का ड्यूटी करा लेता था, रात 11 से 7। किचन में वो किचन की क्लीनिंग, सुबह ब्रेकफास्ट की प्लानिंग करनी होती थी। मैं अभी मिला योगेश करके, वहाँ जो मेन बंदा था, आज आने के पहले मिल के आया। उसकी बेटी ने वो SSC में सेलेक्ट हुई है, उनकी नौकरी लगी है, उनकी शादी है नवंबर में। अच्छा। तो योगेश से मेरी सारी बात हुई। तो वो मौर्या में था। जीवन है सर। मैं ये कई बार ये बातें कहता हूँ कि हमें कई छोटी मोटी असफलताएं मिलती हैं तो लोग हताश हो जाते हैं। मुझे लगता है कि सब छोटी मोटी सफलता किसी बड़े असफलता जो है, किसी बड़े सफलता की तैयारी है। बिल्कुल सही। तो हताश मत हो। अगर आपकी डेस्टिनी धूप में खड़ा होने की है ना, तो सनबर्न नहीं, D3 समझ लो कि D3 भी मिलेगा। तो हर बुरी से बुरी स्थिति में आप नज़रिया बदलोगे ना, तो एक अच्छी चीज़ हो रही होती है उसी वक्त। आपको ज़रूरत है पॉइंट ऑफ व्यू बदलने का, कॉन्टेक्स्ट बदलने का। कंटेंट नहीं बदल सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। धूप में खड़ा होना है तो होना है। लेकिन धूप में D3 भी तो मिलता है, जो बहुत ज़रूरी है। सही। तो हम यही मान लेंगे कि आज D3 ज़्यादा मिलेगा। तो खैर, ये सब बातें मैं करते रहता हूँ। इसलिए भी करता हूँ कि सोशल मीडिया पे मुझे रोज़ाना बहुत सारे सवाल मिलते हैं। मेरे लिए संभव नहीं है कि उन सारे सवालों का उत्तर मैं हर इंडिविजुअल को दे पाऊँ, या मैं पढ़ भी नहीं पाता हूँ। बट मुझे मालूम है कि किस किस किस्म के सवाल होते हैं लोगों की ज़िंदगी में। अगर थोड़ी सी नीरस या थोड़ा सा संघर्ष का दौर चल रहा है, तो शायद मेरी बातें उसके लिए अमृत का काम करे, उसको हौसला दे। या उन सवालों का उत्तर मैं किसी न किसी इंटरव्यू में आपके सवाल को सुनते हुए, मैं उत्तर कई बार आपका नहीं, किसी यूज़र का दे रहा होता हूँ, जब जो कहीं मुझे पढ़ने को, सुनने को मिला था। तो बस यही है। पंकज जी, निजी ज़िंदगी में आपके और फिल्म इंडस्ट्री में आपके आइडियल कौन है? निजी जीवन में तो मेरे आइडियल मेरे पिताजी ही हैं। बहुत सारे लोग हैं। वो उनकी अपनी लाइफ की जो जर्नी है, वो अपने आप में कमाल है। तो मैं उनको देखता हूँ। और सिनेमा में इरफान साहब थे, मनोज वाजपेयी जी के होने से मनोज भैया बोल देता हूँ। मुझे कई बार लगता है लोग समझेंगे नहीं मैं किस मनोज वाजपेयी सर के होने से मुझे हौसला मिला कि ये गंडक नदी है, यहाँ से इधर 20 किलोमीटर दूर ही है। नदी के उस पार बेतिया डिस्ट्रिक्ट है। हम लोग गोपालगंज में बैठे हैं, नदी के इस पार के डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ से गए थे। मैं अखबार में पढ़ा था कतरन एक इंटरव्यू में, शायद अजय ब्रह्मात्मक जी का वो इंटरव्यू था, कि बेलवा से बेतिया, बेलवा से बॉलीवुड तक या मुंबई तक
हाँ, बॉलीवुड आमतौर पे मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं हिंदी सिनेमा बोलता हूँ उसको। पहले भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बोला करते थे। तो वो हेडलाइन ऐसा कुछ था, बेलवा से मुंबई तक। तो मुझे हौसला मिला कि वहाँ का कोई लड़का जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ। बिल्कुल। तो इरफान सर, मनोज सर, ओमपुरी साहब, पंकज कपूर जी, नसीर साहब और बहुत बहुतेरे अभिनेता हैं। तो ये लोग सिनेमा में प्रभावित किए और जीवन में तो अथाह टीचर मिले हैं मुझे, अथाह गुरु मिले हैं। पटना के बहुत सारे साहित्यकार कि वो जाने अनजाने सिखा रहे थे, वो चाहे रविंद्र भारती हो, ऋषिकेश सुलभ जी हो, ब्रह्मधारी सिंह दिवाकर जी हो, दिनकर जी हो, रेणु जी हो, नागार्जुन हो। तो मैं लिटरेचर से मेरा जुड़ाव रहा है, मैं काफ़ी पढ़ता था। तो वो भी किताबें सिखा रही थी, वो टीचर सिखा रहे थे। परवेज साहब, जावेद अख्तर खान जो कमाल के अभिनेता हैं पटना में, तो संजय उपाध्याय, विजय कुमार हमारे गुरु, हम एक ग्रुप में थे। तो बहुत सारे लोग मिले और मैं बड़ा रिसीविंग एंड पे रहता हूँ। मैं बहुत जल्दी जजमेंटल नहीं होता हूँ कि आदमी बात कह रहा है, अरे नॉनसेंस कह रहा है, नहीं इसमें क्या है, मुझे क्या मिलेगा। नहीं, मैं सुनता हूँ कि सुनोगे, उसके बाद ना हो सकता है 2-3 दिन बाद फिल्टर होगा तो उसमें से आप हंस की तरह दूध निकाल लोगे, पानी छोड़ दोगे। बिल्कुल। तो नॉनसेंस में बहुत सेंस होता है, लेकिन उस नॉनसेंस के सेंस पकड़ने के लिए आपको आपके पास सेंस और नॉनसेंस दोनों की समझ होनी चाहिए। बिल्कुल। खैर, मैं इन दिनों ऐसी मोटिवेशनल बातें करते रहता हूँ। पंकज जी, बिहार के गोपालगंज के बेलसंड में आपका जन्म हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा भी यहीं से हुई। आप पढ़ाई में अच्छे थे या एक एवरेज स्टूडेंट? एवरेज छात्र था मैं पढ़ाई में। बहुत मुश्किल से सेकंड डिवीजन पास होता था। बट ये अच्छी बात नहीं है, मतलब मैं इसको बिल्कुल प्रमोट नहीं, मुझे अब अफसोस होता है। अपने स्कूलिंग का मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, एनएसडी में अच्छे से नहीं पढ़ा मैं, किताबों से भागता था। और अब पढ़ता हूँ मैं, जो मेरी बैलेंस पढ़ाई की पहले बची रह गई उनको अब पढ़ता हूँ मैं। यहाँ एक अमरूद का पेड़ था, हम जहाँ बैठे हैं ना, ठीक इस जगह पे एक अनार का पेड़ था। और इसके पीछे यहाँ अमरूद था। ये नीम यहाँ नहीं था, ये नीम पहले वहाँ था। अच्छा। वो पुराना हो गया तो टूट गया। तो अमरूद पे हम, मानसून के टाइम पे अमरूद आता है, तोते आते थे बहुत। तो मैं बैठा रहता था इंतजार में बिना हिलाए कि तोते आएंगे तो मैं पास से देखूंगा। अच्छा। और मैं लेके एक अमरूद खा रहा हूँ और तोता आके, वो कोई मूवमेंट नहीं, तो उनको लगा आदमी नहीं है, तो वो लैंड करके बैठ गए पौधे पे, वो भी खा रहे हैं। मैं उनको एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी से, ऐसे 4 फीट के डिस्टेंस से बिना हिले तोते को देख रहा हूँ। अब यहाँ अमरूद नहीं रहा, यहाँ तोतों का मूवमेंट कम है, लेकिन मुंबई में मेरे घर पे आते हैं। अच्छा। तो मेरा नेचर से ऐसा लगाव है। पंकज जी, परिवार और दोस्तों के कई रोचक किस्से हैं आपके पास, और कई नेशनल टेलीविज़न पर कई बार जो आपका इंटरव्यू हुआ है उसमें आपने कई बार अलग अलग चीज़ों को दर्शकों के साथ साझा भी किया है। कुछ ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? बहुत किस्से हैं, अभी सुनाया ना, वो तोतों को बिठा के हम तो अमरूद खाते थे यहीं बिल्कुल हमसे 5 फीट पीछे जहाँ गाय बंधी है जी। एक बार मैं तोतों के इंतजार में बैठा था, मैं बिना हिले डुले, और तोते आए नहीं। थोड़ी देर बाद एक मूवमेंट हुआ तो मैंने ध्यान से देखा कि यार ये क्या। तो मैं देख रहा हूँ कि एक धामीन सांप वो भी अमरूद के पेड़ पे चढ़ के बैठी थी। और मैं डरा, मैं जंप किया इधर खेत में, और वो भी बेचारी डर के वो सरसराते हुए वो दूसरी तरफ गिरी, इसी अमरूद का। तो मानसून में बहुत ग्रीन हो जाता है, झाड़ जंगल बढ़ जाते हैं। तो बारिश की रात, तब घर ये वाला नहीं था, तब घर हमारा खपरेल का घर हुआ करता था। और बारिश बंद होने के बाद भी ओरी चूना उसको बोलते हैं, टप टप पानी वो रूफ का बहुत देर तक निकलते रहती थी। वो बड़ा रिदम होता है उसमें, एक सर्टेन पैटर्न में वो पानी टप टप टप। तो जो संगीत है ना, जो रिदम है ना, मुझे मालूम नहीं था कि ये मेरे जीवन में कैसे ये पानी का गिरना भी एक रिदम क्रिएट कर रहा है और मुझे कुछ सिखा रहा है, जो अब अभिनय में काम आता है कई बार। तो यही है, मतलब इस गांव में के लोगों ने बनाया है। एक रघुनाथ बाबा थे, अब नहीं रहे, उनका देहांत हो गया। आपके गांव के? हाँ, सामने घर है। तो उनका सेंस ऑफ टाइमिंग, उनका किस्सा कोई बड़ी अलग थी। उनसे पाड़े बाबा थे इधर। तो
तो मैं बहुत वही ऑब्जर्वेंट था, पहले से सुनता था, देखता था। तो कई बार मेरे किरदारों में कुछ एलिमेंट मेरे गांव के किसी न किसी व्यक्ति का आ जाता होगा, न चाहते हुए भी आ जाता होगा कि आप डिलीवर वही करते हैं जो आपके भीतर होते हैं, इसलिए थोड़ा नेचुरल भी लगता है। तो हाँ, और जो आपके भीतर होती है वो पैदा होने से लेके और ताउम्र ज़िंदगी का एक्सपीरियंस होता है। तो यही है। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटेंगे और भारतीय सिनेमा के जाने माने कलाकार श्री पंकज त्रिपाठी जी के साथ इस कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे। बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय सिनेमा के जाने माने कलाकार श्री पंकज त्रिपाठी। पंकज जी, आपने जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा छोड़ा और मुंबई पहुंचे, तो क्या आपको ये भरोसा था कि आप ये मुकाम हासिल कर पाएंगे? और इससे जुड़ा एक सवाल और कि आपके संघर्ष के दिनों को आज हमारे दर्शक आपसे ही सुनना चाहेंगे, ताकि जो इस कार्यक्रम को जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको भी आपसे प्रेरणा मिल सके। नहीं, मुझे उम्मीद नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके गया था, पर ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि क्या होगा। बट तैयारी थी कि प्रैक्टिस एक प्लेयर जैसे प्रैक्टिस करता है 2 साल 4 साल, कि जिस दिन मैच का मौका मिले उस दिन मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। तो मेरी बस तैयारी थी, प्रिपरेशन था, बट क्या होगा मालूम नहीं। तो ये है। और संघर्ष तो सर हर फील्ड में है, वो चाहे सिनेमा हो या आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, तो हमारे यहाँ आसान तो कुछ भी नहीं है कर पाना। अगर बिजनेस ही करना हो या एक एसएससी बिल्कुल यूडीसी का एग्ज़ाम क्लियर करना हो रेलवे का, तो वो भी उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल। तो मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या निकाल चुके हैं, तो मुझे पता है, उनकी पढ़ाई में देखा हूँ करीब से कि कितनी मेहनत करते हैं। इसीलिए मुझे कोई यूपीएससी और के मिलते हैं लोग, तो मुझे मालूम है। आमतौर पे मुंबई में या अर्बन क्षेत्र, मुंबई खासकर, वहाँ तो मालूम नहीं होता कि एक यूपीएससी बनने के लिए कितना मेहनत करना होता है। सही। तो वैसा ही सिनेमा में भी उतनी ही मुश्किलात हैं। आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। मेरी जर्नी खुद इस बात का प्रमाण है कि मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, असंभव नहीं है। बिल्कुल। पंकज जी, एक आखिरी सवाल जी, कि हिंदी सिनेमा के वो कौन से कलाकार हैं, कौन से एक्टर हैं जिनके साथ पंकज त्रिपाठी काम करना चाहते हैं और अब तक उन्हें मौका नहीं मिला? अब कोई नहीं बच्चा है। अब कोई नहीं बच्चा है। बच्चा साहब के साथ कुछ नहीं किया था तो अभिनय नहीं किया, केबीसी करके आ गए। तो अब ऑलमोस्ट मैं जिन के व्यक्ति के साथ, मतलब ये शुक्रगुजार हूँ मैं ईश्वर का, माँ बाबू जी का आशीर्वाद है, अपनी मेहनत है जो भी जी, कि मैं जिस डायरेक्टर या एक्टर के साथ काम करना चाहता था, किसी न किसी रूप में, कई लोग आप ऑन स्क्रीन नहीं देखे होंगे कई लोगों के साथ, बट हम लोग ऑफ स्क्रीन में कुछ ना कुछ काम किए हैं। कभी वर्कशॉप किए हैं, कभी साथ में उनके किसी और स्क्रिप्ट पे हमने डिस्कस किया है। जो काम भले मीडिया में या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आया, तो मैं ऑलमोस्ट जो भी विश लिस्ट में थे उन सबके साथ कर लिया। एक इम्तियाज़ अली के साथ अभी बचा हुआ है, टिशू सर के साथ था, अनुराग बसु, अनुराग कश्यप, हो गया और होगा अभी आगे सब। मेरी एक है कि जिस डायरेक्टर के साथ मैं एक फिल्म करता हूँ तो हमारा एक एसोसिएशन अच्छा बन जाता है। तो ऑलमोस्ट इसमें अब कुछ बचा नहीं है, बट यस, बहुत सारे यंग फिल्म मेकर्स बचे हैं जिनको मैं भी अभी नहीं जानता हूँ, जिनके पास अच्छी कहानियाँ होंगी और वो लिख रहे होंगे, लिख चुके होंगे। इन दिनों अति व्यस्त हूँ तो कई बार मैं कई नए फिल्म मेकर्स की कहानी नहीं सुन पाता हूँ, तो मुझे दुख भी लगता है। बट अब अगला 8-9 महीने का इंगेजमेंट लेके बैठा हूँ, तो उसको ख़त्म करने के बाद ही हम नया कुछ करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारे कार्यक्रम की समाप्ति का वक्त हो चला है, लेकिन जाने से पहले मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगा कि शमा बुझ जाए तो जल सकती है, शमा बुझ जाए तो जल सकती है, कश्ती हर तूफ़ान से निकल सकती है, मायूस ना हो बंदे, अपने इरादे न बदल, तेरी कोशिश तेरी तकदीर बदल सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में
ऐसी ही किसी शख्सियत से हम फिर करवाएंगे आपकी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।